सवाल नंबर 2 कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को किस तरह से अप्रोच किया जाए तो हम बोर होने की बजाय फिजिक्स को एंजॉय करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, जब आप इस कायनात को देखते हैं तो आपको पता चलता है इस कायनात के अंदर एक खास पैटर्न, एक खास सिमेट्री है। चीजें रैंडम नहीं है, बेतरतीब नहीं है, बल्कि उनकी खास तरतीब है। आप मौसमों को ही देख लीजिए, आप देखते हैं कि मौसमों में एक खास तरतीब है और यही वजह है हमारे सरवाइव करने की। एक साइंस के तालिब इल्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करे और इस चीज की अपने अंदर आदत डाले। ये देखें, ये पैटर्न्स हमें स्टडी में कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। जरा इस दरख्त को देखिए, देखिए इसके तने से किस तरह से शाखें निकल रही हैं और उन शाखों से मजीद शाखें और उनसे मजीद शाखें निकल रही हैं। ये भी एक खास किस्म का पैटर्न है जो कि बॉटनिस्ट यानी कि पौधों को पढ़ने वाले स्टडी करते हैं। और यही पैटर्न जो आपको दरख्त में नजर आ रहा है, ये आपको उसके पत्तों में भी नजर आएगा। लेकिन जब फिजिसिस्ट लाइटनिंग बोल्ट्स को पढ़ते हैं, आसमानी बिजली को पढ़ते हैं, तो उनको भी वही पैटर्न आसमान पर नजर आ जाता है। और इसी तरह से जब जियोलॉजिस्ट जमीन की स्टडी करते हैं तो वो देखते हैं कि दरियाओं से नदी नाले जो बनते हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से ब्रांचेस से ब्रांचेस निकलती जाती हैं। और एक बायोलॉजिस्ट जब हमारे आर्टरीज और हमारी वेन्स को स्टडी करता है तो वो बिल्कुल उसी पैटर्न को वहां पर भी पा लेता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि अगर इस पैटर्न को एक ही दफा कोई शख्स अच्छी तरह से पढ़ ले और इसकी मैथमेटिक्स डेवलप कर ले तो बाकियों को कितना फायदा हो सकता है। और ये पैटर्न कभी कभी उन जगहों पर आपको मिलेंगे जहां पर पहले शायद आपने कभी गौर ही ना किया होगा। यानी एक आम सी मिसाल देता हूं। आपको मालूम है एक सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्रीज होते हैं। जरा ये जो तीन लफ्ज हैं 3, 6 और 0, इनको मैं ऐड करता हूं, आंसर क्या आएगा? आंसर 9 आएगा। अब कहेंगे सर ये तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन सर ठहरिए, इसको दोबारा से एंगल को हाफ करते हैं। एंगल को हाफ करेंगे तो ये अब 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप सम देखें तो 1 + 8 + 0 इज स्टिल 9। अगर आप इसका भी हाफ कर दें तो हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसका सम 9 + 0 = 9। आप इसका हाफ करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 4 + 5 स्टिल 9। आप इसका भी हाफ कर दें 22.5, लेकिन 2 + 2 + 5 = 9। आप चाहें तो इसको मजीद हाफ कर सकते हैं 11.25, लेकिन 1 + 1 + 2 + 5 स्टिल 9 है कि नहीं। अजीब बात है कि हमारे पास हम एंगल को हाफ करते जा रहे हैं लेकिन उसके जो डिजिट्स है उसका सम हमेशा 9 रहता है। इसी तरह से बच्चे कहेंगे कि सर अगर इससे ज्यादा हम कर दें हाफ तो क्या होगा? तो आइए जरा देखते हैं, इससे ज्यादा हाफ करते हैं तो आंसर आता है 5.625। अब बच्चे कहेंगे सर आपका पैटर्न यहां टूट गया, क्यों? क्योंकि 5 + 6 + 2 + 5 इज नॉट 9, इट इज 18। लेकिन मैं कहता हूं कि बच्चों जरा सब्र करो, 18 में अगर आप देखो तो 1 + 8 क्या बनता है? 9। तो आ गया ना 9। इसका मतलब ये एक ऐसी चीज है जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं गौर की। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हर चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं और यही हमारे नॉलेज हासिल करने की वजह बनता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये पैटर्न और किस जगह पर एग्जिस्ट करता है जरा देखते हैं। बच्चों, जिस तरह से कायनात में हर जगह पैटर्न और हर जगह सिमेट्री है, बिल्कुल इसी तरह से हर फिजिकल फिनोमिनन में भी एक पैटर्न, एक सिमेट्री, एक तरतीब है। चीजें रैंडम नहीं है। यही तरतीब जो है, यही पैटर्न जो है, हमें मजबूर करता है कि हम उनके बारे में खोज करें, हम देखें कि ये पैटर्न क्या है और क्यों है, और इसी को तो हम साइंस कहते हैं। तो जरा देखिए, ये मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं न्यूटन क्रैडल। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ बॉल्स जो है वो हैंग कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं यहां से एक बॉल को छोड़ूं तो वो जब बाकी बॉल से टकराएगी तो आगे कितनी बॉल्स जाएंगी? क्या 2 जाएंगी, 1 जाएगी, 4 जाएगी, या कभी 3 चली जाएंगी, कभी 4 चली जाएंगी? यानी नेचर में रैंडमनेस है, बेतरतीबी है, या पैटर्न है, सिमेट्री है, तरतीब है, ये यहां से हमें पता चलेगा। तो अब जरा देखते हैं, जब मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूं तो आप देख रहे हैं एक बॉल का इंपैक्ट आगे एक ही बॉल को भेजता है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि नेचर में सिमेट्री तो है, 1 से 2 बॉल्स आगे नहीं गई, या कभी 2 या कभी 3 नहीं गई। लेकिन हम इसको मजीद वेरीफाई करेंगे। तो अगर मैं 2 बॉल्स को इस तरह से ड्रॉप करूं तो आप देख रहे हैं आगे भी 2 बॉल्स ही जा रही हैं। ये चीजें रैंडम नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे कि अगर मैं 2 की बजाय 3 बॉल्स को ड्रॉप करूं तो क्या होगा, क्योंकि आगे तो 2 बॉल्स हैं। लेकिन नेचर की सिमेट्री को जरा देखिएगा कि जब मैं 3 बॉल्स को ड्रॉप करता हूं तो नेचर में सिमेट्री रखने के लिए आगे हालांकि 2 बॉल्स थी, लेकिन पिछली बॉल जो है वो उनके साथ
मिलकर आगे 3 बॉल्स ही जाती हैं। ठीक है, तो हर तरफ से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक खास सिमेट्री है जिसको ये फॉलो करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हर जगह पर पैटर्न और सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? फिजिक्स पढ़ने में ये पैटर्न और सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम पैटर्न और सिमेट्री को देखते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। अब आप देखें, आप घर में सारे बर्तनों को एक ही बॉक्स में नहीं रखते, बल्कि अलमारी में उनको अलग-अलग क्यों रखते हैं? ताकि उनमें एक सिमेट्री आ जाए। सारे ग्लासेस एक जगह, सारे चम्मच जो है वो एक तरफ हो जाएंगे, सारे कप एक तरफ होंगे, तो जब भी आपको कोई चीज चाहिए होगी आप बड़ी आसानी से वहां से निकाल लेंगे। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने जब एलिमेंट्स को स्टडी करना होता है तो हम चाहते हैं कि एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो जाए, तो हमने पीरियोडिक टेबल बना दिया। हर बॉक्स में एक एलिमेंट अलग-अलग रख दिया उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से, ताकि उनकी स्टडी आसान हो जाए। तो बस स्टूडेंट्स, अगर हम केमिस्ट्री में पैटर्न के लिए, सिमेट्री के लिए पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं, तो फिजिक्स में भी आपको ऐसे ही करना है। आपको चीजों को रैंडम अपने दिमाग में एंटर नहीं करना, बल्कि एक चीज का दूसरे चीज के साथ लिंक बनाना है। और ये लिंक आपको बहुत जगहों पर मिलेगा। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं जो आप लोग पहले से जानते हैं। देखिए, हमारे पास किनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, हाफ mv² होता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने स्प्रिंग्स पढ़े, स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर होती है जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसका फार्मूला होता है हाफ kx²। इसी तरह आप लोगों ने कैपेसिटर पढ़े, कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर होती है, उसका फार्मूला होता है हाफ cv²। इसी तरह से आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे इंडक्टर्स के बारे में, उनमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है और वो फार्मूला है हाफ li²। अब जब ये फार्मूला आप डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन एंड पर आपको एक पैटर्न बनाना है। आपको ये याद रखना है कि जितने भी फार्मूला यहां पर मेंशन किए गए उनमें हाफ आ रहा है, और फिर सारे फार्मूला में, हर डिफरेंट किस्म की एनर्जी के फार्मूला में हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और फिर हर फार्मूला में एक वेरिएबल का स्क्वायर होता है। यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज हैं, लेकिन क्योंकि नेचर में सिमेट्री है, नेचर में पैटर्न है, तो देखिए उनके फार्मूला में पैटर्न है। तो अगर कोई बच्चा ये एंड पर याद कर ले कि जितनी एनर्जी हमने सेकेंड में पढ़नी है उसमें हाफ आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा और फिर किसी वेरिएबल का स्क्वायर आएगा, तो वो चारों फार्मूला इसी एक फार्मूला की एम्ब्रेला में याद रखेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि चैप्टर्स के दरमियान भी एक खास सिमेट्री होगी, और अगर आप वो याद रखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को याद रखना। मैं मिसाल देता हूं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आप पढ़ेंगे अभी, और चैप्टर नंबर 14 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोनों में वर्ड इलेक्ट्रो आ रहा है, इसका मतलब दोनों में चार्जेस को स्टडी करेंगे, लेकिन चैप्टर 12 में चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करेंगे, तो फिर चैप्टर 14 में चार्जेस को मोशन में स्टडी करेंगे। अच्छा, जब चार्जेस को स्टडी करेंगे रेस्ट पर चैप्टर 12 में, तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उसको स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम चैप्टर 14 की बात करेंगे, वहां चार्जेस मोशन में है, तो उनके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसको स्टडी करेंगे। चैप्टर 12 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक लॉ होगा, उसे कहेंगे गासेस लॉ। और बिल्कुल उसी तरह से चैप्टर 14 में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी एक लॉ होगा, एम्पियर्स लॉ। अच्छा, गासेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम एक गाजियन सरफेस इमेजिन करेंगे जो एक 3D होगी, और एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हम एम्पेरेंट पाथ इमेजिन करेंगे जो कि 3D नहीं बल्कि 2D होगा। चैप्टर नंबर 12 में हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे कैपेसिटर की, और चैप्टर नंबर 14 में एक एग्जांपल लेकर चलेंगे इंडक्टर की। अब देखें, 2 अलग-अलग चैप्टर हैं, लेकिन अगर आप पैटर्न बना लें तो ये चीजें अभी आप बैठे-बैठे याद कर सकते हैं। आप एक तरफ को याद कर ले, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। तो ये फायदा है कि अगर आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे, चीजों को रिलेट करके चलेंगे, चैप्टर को चैप्टर से रिलेट करेंगे, कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए स्टडी बहुत आसान हो जाएगी। स्टूडेंट्स जब 10th से फर्स्ट ईयर में आते हैं तो सबसे ज्यादा जो सवाल वो पूछते हैं वो ये है कि सर मेरे एमसीक्यूज बहुत गलत होते हैं, मैं क्या करूं? ये हर स्टूडेंट का मसला है। मैं कहता हूं कि भाई इसके लिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो काम कैसे करता है। मैं आपको बताता हूँ, आपका ब्रेन ना 2 तरह से काम करता है। एक को हम कहते हैं सिस्टम 1। सिस्टम 1 जो है ना, वो एक फास्ट सिस्टम होता है, जल्दी से डिसीजन लेना चाहता है। जैसे मैं कहता हूँ 2 + 2, आप कहते हैं 4। आपने कोई कैलकुलेट नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया कि 2 और फिर 4 निकालो, ऐसा नहीं हो ना। ये आंसर कहां से आया? ये आपके ब्रेन में सिस्टम 1 एक्टिव था, उसे फौरन आंसर दे दिया। जब आप चल रहे होते हैं, अपने ख्यालों में मगन होते हैं, तो लेफ्ट फुट के बाद आपने राइट फुट आगे बढ़ाना है, उसके बाद फिर लेफ्ट
क्या इस पर आप ध्यान दे रहे होते हैं? लेकिन फिर भी आप उसी तरह से चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम 1 एक्टिव होता है। सो सिस्टम 1 इज वेरी क्विक। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा मुझे बताएं जल्दी से इस ब्लैंक में क्या आएगा? आप में 95% बच्चे कहेंगे सर ए आएगा, क्योंकि ये सोप बन जाता है। लेकिन आपने गौर नहीं किया, इसमें यू भी तो आ सकता है और ये सूप भी तो बन सकता है। लेकिन इतने ज्यादा लोगों को ए सिलेक्ट करने पर कौन मजबूर कर रहा है? उनका ब्रेन मजबूर कर रहा है। पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि बैकग्राउंड में आप बबल्स देख रहे हैं और बबल्स और सोप का कनेक्शन जो है वो ब्रेन ऑलरेडी डेवलप कर चुका है आपके बचपन से लेकर अब तक। इसे कहते हैं ब्रेन प्राइमिंग। अब जब वो कनेक्शन किसी चीज के साथ डेवलप कर लेता है तो इधर उधर की इंफॉर्मेशन को इग्नोर करवा देता है। ये कभी कभी हेल्पफुल होते हैं और कभी कभी ये हमारे लिए मसले की वजह भी बन सकती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ? आप कहेंगे सर ये ABC लिखा हुआ है। और मैं कहता हूं ये क्या लिखा है? आप कहेंगे 12, 13, 14 लिखा हुआ है। देखिए जरा दोनों को ध्यान से देखें। मैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट और अल्फाबेट हटा देता हूं और दरमियान वाली चीज पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे यार या तो ये दोनों B है या ये दोनों 13 है। लेकिन मजे की बात क्या है कि जब मैंने इसको ऊपर रखा था तो आपने इसको B पढ़ा, यानी 95% लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो प्राइमिंग कर चुका था। वो जानता है कि क्योंकि शुरू में और एंड पर अल्फाबेट्स आ रहे तो दरमियान वाला भी अल्फाबेट होगा, उसने उसी चीज को आपको B पढ़ाया। लेकिन जब मैंने उसी चीज को नीचे रखा, क्योंकि शुरू में डिजिट और एंड पर डिजिट था, तो ब्रेन ने कहा कि ज्यादा चांस ये है कि ये डिजिट ही होगा और आपने इसको 12, 13, 14 पढ़ा। यानी एक अजीब सी बात है कि हमारे पास ब्रेन जो है वो प्राइमिंग से हमारा कितना टाइम बचाता है। स्टूडेंट्स जरा इस एमसीक्यू को देखें। एमसीक्यू है द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप जानते हैं आप लोग 9th में यूनिट्स पढ़कर आए थे और उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा था। तो मैंने नीचे ऑप्शंस दिए हैं। अब आप लोग फौरन से यहां पर मोल का ऑप्शन चूज कर लेंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट आप लोगों ने पढ़ा वो मोल ही था। अब क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मोल के दरमियान आपका ब्रेन ऑलरेडी प्राइमिंग कर चुका है, तो उसने इधर उधर की इंफॉर्मेशन को आपके लिए थोड़ी देर के लिए इग्नोर करवा दिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं थी। यहां देखें मैंने यूनिट बोला है, जबकि अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो यूनिट है वो मोल है, MOLE। जबकि ऑप्शन सी जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो MOL है, और MOL जो है वो यूनिट नहीं बल्कि वो यूनिट का सिंबल होता है। तो देखें यहां पर आपके सिस्टम 1 ने आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिस पर आपको गौर करना चाहिए था उस पर गौर नहीं करवाया। तो स्टूडेंट्स आपको अपने सिस्टम 1 से लड़ना है। आपको किसी भी एमसीक्यू में किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में सिस्टम 1 कह रहा होगा कि भाई यही आंसर बनता है, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुननी जब तक कि आप उसको हर तरह से वेरीफाई ना कर ले। तो जल्दी नहीं करनी, और आपका माइंड बना इसी तरह से कि वो जल्दी करवाएगा। इसलिए मैं आपको पहले खबरदार कर रहा हूं कि अगर आप फिजिक्स चूज करना चाहते हैं और अपने आंसर्स ठीक रखना चाहते हैं तो अपने ब्रेन को प्राइमिंग से बचाएं। स्टूडेंट्स नंबर्स को ऐड करने के लिए जो रूल हम जानते हैं वो है अरिथमेटिक रूल। जब हम कहते हैं कि 2 + 2 4, तो ये 2 + 2 जो 4 है ये अरिथमेटिक रूल है। या हम कहते हैं कि 3 + 4 7, तो हम ये भी अरिथमेटिक रूल यूज करें। लेकिन आपको मालूम है वेक्टर्स इस लॉ से ऐड नहीं होते, बल्कि वेक्टर्स के लिए हमारे पास वेक्टर रूल ऑफ एडिशन होता है, वो अरिथमेटिक रूल से ऐड नहीं होते। मिसाल के तौर पर जरा इमेजिन करें मेरे पास ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, इनको ऐड करना या पढ़ के आए 9th में कि हेड टू टेल रूल से ऐड होंगे। उसमें हम क्या करते थे, हम पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखेंगे और फिर एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक। ये जो रिजल्टेंट आया है ये दोनों वेक्टर्स का सम है। अगर आप गौर करें a हमारे पास 3 हो और b हमारे पास 4 हो, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो ये आंसर जो रिजल्टेंट का आएगा वो तो 5 आएगा। यानी वेक्टर्स के अंदर 3 और 4 का जो कुल मिलाकर इफेक्ट आ रहा है, आंसर आ रहा है वो 5 है। और 3 + 4 बराबर है 7, ये तो अरिथमेटिक रूल था, लेकिन 3 + 4 5 भी हो सकता है, ये वेक्टर रूल है। आइए इससे रिलेटेड मैं आपसे एक बात पूछता हूं। तो मैं एक बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू बनाता हूं और वो एमसीक्यू है कि वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय। वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं? ऑप्शन है अरिथमेटिक रूल, ऑप्शन बी है हेड टू टेल रूल, और ऑप्शन सी है कि दोनों से ऐड होते हैं। अब यहां बच्चे फौरन से जो आंसर लगाएंगे वो हेड टू टेल रूल होगा, क्योंकि मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं और आपका ब्रेन जो है वो वेक्टर्स और हेड टू टेल रूल को इतना स्ट्रांगली प्राइम कर चुका है। ये दोनों चीजें आपने इकट्ठे इतनी दफा सुनी है कि ब्रेन कहता है भाई जब भी वेक्टर आएगा तो आपने आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, बस आपने हेड टू टेल रूल जो है उस पर टिक कर देना। लेकिन
स्टूडेंट्स, आपको मालूम है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ इग्नोर हो गई है वो ये वर्ड है कैन का। जब अब कैन का वर्ड आता है तो आप हर पॉसिबिलिटी को गौर से देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो वेक्टर्स देखें जो कि पैरेलल हैं, आइए इनको ऐड करते हैं वेक्टर से। तो आपको मालूम है वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी की टेल रखेंगे और रिजल्टेंट जो है वो आपको ब्लू में नजर आ रहा है। अब जरा सोचें, अगर वेक्टर ए 3 हो और वेक्टर बी 4 हो तो फिर हमारे पास 3 और 4 का जो आंसर आएगा वो तो 7 आएगा। और 3 + 4 जो 7 आ रहा है ये तो अरिथमेटिक रूल है, यानी अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो वो बिल्कुल वैसे ही ऐड हो रहे हैं जैसे अरिथमेटिक रूल में नंबर्स ऐड होते हैं। 3 + 4 = 7। इसका मतलब वेक्टर्स हेड टू टेल रूल से नॉर्मली होते हैं ऐड, लेकिन ये अरिथमेटिक रूल से भी ऐड हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास बोथ का आंसर करेक्ट होगा। लेकिन जिन लोगों की ब्रेन में प्राइमिंग हो चुकी होगी वो इसको मिस कर जाएंगे कि इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो आपके एमसीक्यू के आंसर को चेंज कर सकती है। स्टूडेंट, सिस्टम 1 का एक और बड़ा मसला यह है कि सिस्टम 1 इंट्यूटिव है, यानी ये आपको वो डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है जो पहली नजर में आपको ठीक लगते हैं, यानी जो दिल को अच्छा लगता है आप उसी को सही समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं और रेस में दौड़ते दौड़ते आप सेकंड पोजीशन वाले शख्स को क्रॉस कर गए तो आपकी पोजीशन क्या होगी? अक्सर बच्चे कहेंगे फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि 2 के बाद 1 आता है तो सेकंड से पहले फर्स्ट आता है। तो बच्चे कहेंगे सर ने भी तो यही पूछा, सेकंड से आगे चले गए तो आपकी क्या पोजीशन है? तो बच्चे कहते हैं फर्स्ट पोजीशन होगी। लेकिन जरा आप गौर करें, अगर आप सेकंड पोजीशन वाले को क्रॉस करते हैं तो आपकी फर्स्ट पोजीशन नहीं होगी बल्कि आप खुद सेकंड पोजीशन पर आ जाएंगे। लेकिन पहली नजर में इंसान को यही आंसर सही लगता है। मैं पूछता हूं इन दोनों लाइंस में से कौन सी लाइन जो है वो बड़ी है? आप कहते हैं लाइन ए बड़ी है, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि दोनों लाइनें एक जैसी लेंथ की। इसी तरह से इन दो लाइंस में से आपको लग रहा होगा कि एक लाइन बड़ी है, लेकिन अगर आप देखेंगे गौर से तो पता चलेगा कि दोनों लाइंस जो है वो बराबर है। यानी हम अपनी इंट्यूशन पर ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, वो हमें गलत कंक्लूजन्स की तरफ लेकर जा सकती है। और फिजिक्स में भी हमारे साथ ऐसा होता है। अब आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूं कि आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है लेकिन फिजिक्स में आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ और कह रहा है। बच्चों, आपकी इंट्यूशन किस तरह से आपको धोखा दे सकती है इसकी एक आपके कोर्स में से एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉल जो है वो हैंग कर रही हो किसी थ्रेड से, धागे से, और मैं उसको छोड़ दूं तो वो इस तरह से मूव करना शुरू कर देगी, इसे हम कहते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो किस्म की बॉल्स हैं, एक बहुत कम मैस वाली बॉल है और एक बहुत ज्यादा मैस वाली बॉल है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि वो पेंडुलम जिसका मैस ज्यादा होगा, जब मैं उसको वाइब्रेट करवाऊंगा तो उसकी वाइब्रेशन पहले से तेज होंगी या स्लो होंगी? तो बच्चों का ज्यादातर जवाब यही होता है कि क्योंकि उसका मैस ज्यादा है। तो इंट्यूशन ये कह रही है कि जिसका मैस ज्यादा होगा, जब इसका मैस यहां पर ज्यादा होगा तो इसको जमीन नीचे ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, जमीन नीचे इसको तेजी से खींचेगी, और जब वो तेजी से खींचेगी तो हमारे पास वो जल्दी नीचे आएगा और ऐसा लगता है कि हैवी मैस वाला जो बॉब है उसकी वाइब्रेशन तेज होगी। लेकिन हमने इंट्यूशन पर नहीं जाना, हमने ये नहीं देखना मेरा दिल क्या कहता है, हमें ये देखना है कि एक्सपेरिमेंट से क्या चीज वेरीफाई हो सकती है। तो मैं इसको सिंपल यहां पर लाकर दोनों को छोड़ता हूं तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन सेम है। इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो मैस पर डिपेंड नहीं करता, और यही बात आपका फॉर्मूला भी कहता है। याद है आपको फॉर्मूला टाइम पीरियड का? T = 2π√L/G। इसमें कहीं मैस नहीं आ रहा। इसका मतलब यही है कि मैस जो है वो टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता। ये बात आपको समझने में, सोचने में थोड़ी मुश्किल जरूर लगेगी, लेकिन बात यही सच है। तो इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है? भाई जो चीजें फार्मूला में आएंगी उन्हीं पर डिपेंड करेगा ना। और टाइम पीरियड का जो फार्मूला है T = 2π√L/G, उसमें L यानी लेंथ ऑफ दिस थ्रेड आ रही है। तो लेंथ अगर मैं चेंज करूंगा तो फिर टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो अब मैं आपके सामने यहां पर इसकी लेंथ चेंज करता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट हो गई है। अब मैं इन दोनों को अगर यहां लाकर छोड़ूं तो आप देखेंगे
कि ये वाला अब तेजी से मूव कर रहा है, ठीक है नी? तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो रही है कि जो लेंथ है वो टाइम पीरियड को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो यहां पर भी नहीं रुकते। ठीक है, एक चीज वेरीफाई हो गई है, लेकिन असल बात ये है कि इस पेंडुलम का भाई मेरी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है, क्या मैं इससे कोई प्रोडक्टिव, कोई इंटरेस्टिंग चीज बना सकता हूं? तो यहां पर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बना सकता हूं, यानी जो लेंथ पर टाइम पीरियड का डिपेंड करना, इस फैक्ट को मैं एक बड़े अच्छी इंटरेस्टिंग चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं। और वो इंटरेस्टिंग चीज है स्नेक। आप कहेंगे कि स्नेक और पेंडुलम का क्या रिश्ता है? तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मैंने एक सेटअप बनाया जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास पेंडुलम्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। जब इन पेंडुलम की लेंथ को मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया, मैं इसको अगर चलाऊं तो ये कैसा इफेक्ट देगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने एक फैक्ट को कितने इंटरेस्टिंग चीज में कन्वर्ट कर दिया और पेंडुलम्स वाकई में एक सांप की तरह, एक स्नेक की तरह मूव करते हुए दिखाई दे रहे थे। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सिस्टम 1 क्विक तो है, लेकिन क्योंकि आपसे गलती करवा सकता है तो रिलायबल नहीं है। इसी तरह से सिस्टम 2 जो है वो ऑल्दो रिलायबल है, उस पर आप एतमाद कर सकते हो, उसमें गलती का चांस कम है, लेकिन वो क्विक नहीं है। उसके लिए आपको बहुत देर तक सोचना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास सिस्टम 1 वाली तेजी भी हो और सिस्टम 2 वाली रिलायबिलिटी भी हो, ताकि आंसर जल्दी भी आए और ठीक भी है। लेकिन ये कैसे करेंगे? इसके लिए स्टूडेंट्स आपको याद रखने होंगे कुछ ट्रिक्स। हर चीज को अप्रोच करने का एक आसान तरीका भी होता है। मिसाल के तौर पर जब मैं छोटा था तो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी टेबल्स याद करने में। जैसे 9 का टेबल या 19 का टेबल याद नहीं होता था, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि उनको याद करने का एक आसान तरीका भी है। स्टूडेंट्स, जरा मैं यहाँ पर आपके सामने 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं उनको लिखता हूँ ऊपर से नीचे। तो आप देख रहे हैं कि मैं उन डिजिट्स को टॉप टू बॉटम लिख रहा हूँ। इसी तरह से अब फिर मैं 0 से 9 तक इन्हीं डिजिट्स को बॉटम टू टॉप यानी ऊपर की तरफ लिखता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं इनको इकट्ठा करता हूँ पता है ये क्या बन गया? ये 9 का टेबल बन गया। यानी इतना आसान है 9 का टेबल याद करना। इसी तरह से स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि मैं ऑड नंबर्स जो हैं वो इसी तरह से ऊपर से नीचे की जानिब लिखता हूँ और नीचे से ऊपर मैं वही 0 से 9 तक जो नॉर्मल काउंटिंग होती है वो लिखता हूँ। और जब मैं इनको इकट्ठा करता हूँ तो पता है ये क्या है? ये 19 का टेबल है। यानी देखें, ये 9 और 19 का टेबल जिसको मुझे याद करना बहुत मुश्किल था, उसको याद करने का इतना आसान तरीका एग्जिस्ट करता है। और इसमें आपको सिस्टम 1 वाली तेजी भी मिल रही है और सिस्टम 2 वाली रिलायबिलिटी भी मिल रही है। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जब आप हर चीज को सॉल्व करने का एक आसान तरीका जहन में रखेंगे, एक ट्रिक याद रखेंगे, शॉर्ट मेथड याद रखेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ये टेक्निक आपको सीखनी है, ये फिजिक्स में आपको बहुत जगहों पर हेल्पफुल होगी। अभी मैं मिसाल देता हूं आपको एक। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन को जरा देखिए। मैं आपको 4 रेजिस्टेंसेस दे रहा हूं कि R1 4 ओम्स है, R2 6 ओम है, R3 8 ओम्स है और R4 10 ओम्स है। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। जल्दी से बताएं कि इनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। आपको फार्मूला पता है? टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है ये है जो आपके सामने लिखा है। लेकिन इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा ये तो बहुत टाइम लगेगा आंसर निकालने में। इतना टाइम तो आपके पास पेपर में नहीं होगा। और अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज करें ई कैट और एमडी कैट में, तो फिर तो इसको हल करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इसका एक आसान तरीका है और वो हिंट है जो हम लेक्चर में आपको बताएंगे। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको एक बात बतानी है और वो ये है कि जब भी पैरेलल रेजिस्टर्स हो और आपने उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी ना, उसके बारे में बस आपने एक बात याद रखनी है, वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी होगी। तो अगर आप देखें इसमें सबसे छोटी रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है, तो फिर आपका आंसर 4 ओम से भी छोटा होना चाहिए। तो फिर ये सारे ऑप्शन तो 4 से बड़े ये तो हो ही नहीं सकते, ये रूल आउट हो जाएंगे और सिर्फ यही आंसर सही होगा। तो ये सिर्फ वही कर पाएंगे जिनको ये शॉर्टकट आते होंगे। फिजिक्स में आप लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ आंसर ठीक नहीं चाहिए बल्कि आंसर जल्दी भी चाहिए, क्योंकि टाइम कम होता है और उसके लिए ये टेक्निक आप लोगों को सीखनी है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं उनको याद रखेंगे तो वो सारे मसले जो बच्चे जब 10th से फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको होते हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे और आपको फिजिक्स बजाय एक बोरिंग और मुश्किल सब्जेक्ट के एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को जहन में रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप बेसिकली किन चीजों को पढ़ेंगे। तो आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।